फिल्मी दुनिया होती है, फिल्मी दुनिया होती है, फिर भी कितनी अच्छी दुनिया होती है। और झूठे चेहरे जाल फरेबी वफा का पर्दा, झूठे चेहरे जाल फरेबी वफा का पर्दा, कदम कदम पर कैसी दुनिया होती है। रचयिता साहित्योत्सव के चौथे सत्र में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। इस सत्र का विषय है सिने भाषा और पत्रकारिता। वर्तमान समय में हमारे जीवन का जो पक्ष सबसे ज़्यादा सवालों के घेरे में है वो सिनेमा की भाषा और पत्रकारिता है। इस पर अपने विचार रखने के लिए हमारे अतिथिगण हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आर्यमा सान्याल जी, विजय कुमार मिश्रा जी, विनीत कुमार जी। मैं औपचारिकता को पूरा करते हुए एक संक्षिप्त परिचय आपके बीच रखता हूँ। आर्यमा सान्याल जी पहली महिला एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हैं और उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया है। मैम कहती हैं, एक बंगाली होने के नाते हिंदी में किताब लिखना भी उनके लिए एक उपलब्धि है। मैम, साहित्य खुला आकाश है, उस पर सबका अधिकार है, बशर्ते आप लिखते हुए पूरा न्याय करें। आपको बधाई। साहित्य में पदार्पण के लिए बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे बीच डॉक्टर विनीत कुमार जी उपस्थित हैं। डॉक्टर विनीत कुमार पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग उनको जरूर जानते होंगे, लेकिन आपके जिज्ञासा के लिए बता दूं, डॉक्टर विनीत कुमार समसामयिक पत्रकारिता के विशेषज्ञ तथा विश्लेषक हैं। पत्रकारिता के गंभीर एवं सजग अध्येता माने जाते हैं। इस सत्र के लिए हमारे बीच डॉक्टर विजय कुमार मिश्रा जी हैं। डॉक्टर विजय कुमार मिश्र दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। इनकी फिल्मों पर गहन शोध रहा है। सर वक्तव्य शैली में निपुण है। उनका गंभीर अध्ययन और उनका अनुभव उनके वक्तव्यों में झलकता है। सर मेरे प्रिय भी हैं, तो मैं अब चूँकि सिनेमा की भाषा पर भी बात होगी, साहित्य पर भी बात होगी और पत्रकारिता पर भी बात होगी। सर मैं आपके लिए 2 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि मैंने उनको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, मैंने उनको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी इन 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था। सर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं सम्मान के लिए आर्यमा सान्याल जी के सम्मान के लिए करुणा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और मैम का सम्मान करें, स्वागत करें। मैं प्रगति पांडे जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और विनीत कुमार सर का सम्मान करें। नितेश जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और विजय मिश्रा सर का सम्मान करें। सम्मान के लिए मैं अनीता को आमंत्रित करता हूं। सुरेंद्र कुमार इस सत्र के सूत्रधार हैं। वह हैदराबाद के EPFO में अनुवाद अधिकारी हैं। इधर देखेंगे। इसलिए आइए पहले हम सुनते हैं, फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। मैं बहुत हल्की सी एक भूमिका बांधना चाहूँगा हम जिस विषय में यहाँ बात करने वाले हैं। भाषा की रचनात्मक शक्ति की तरह जो कैमरा होता है उसकी भी एक रचनात्मक शक्ति होती है, जो कि लिखे हुए शब्दों से एक अलग भाषा होती है। उसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। जापान के एक सिने निर्देशक हैं अकीरा कुरोसावा, उनकी एक फिल्म है रशोमन। उस फिल्म का प्रभाव इतना रहा
उन्होंने जिस कैमरे को एक टूल की तरह जिस तरह से प्रयोग किया है, उस फिल्म का प्रभाव इतना रहा कि उस फिल्म के बाद एक थ्योरी निकली जिसे हम रशोमन इफेक्ट कहते हैं। सत्य को देखने का कोई एक नज़रिया नहीं हो सकता है। इसी तरीके से कैमरा भी किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमें अलग अलग नज़र देता है। और रही बात भाषा की, तो जिस तरीके से साहित्य की भाषा समय समय निरंतर बदलती रहती है, उसी प्रकार से सिनेमा को देखने के और दिखाने के तरीक़ों में भी लगातार बदलाव आता रहा है। तो बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं विजय सर से सीधे पहला सवाल करना चाहता हूँ। और सवाल मेरा ये है कि अगर हम एक आम किसी छात्र को, सामान्य दर्शक को ये बताना चाहें कि सिनेमा की भाषा साहित्य की भाषा से किस तरीके से जो एक मूलभूत अंतर है, वो मूलभूत अंतर क्या हो सकता है, इस बारे में मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले इसी पर बात हो हमारी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो रचयिता साहित्य उत्सव के सभी आयोजकों को बहुत बधाई इतने खूबसूरत आयोजन के लिए। प्रश्न मूलतः यह है कि साहित्य और सिनेमा की भाषा में क्या अंतर है। देखिए, दो भिन्न माध्यम हैं और माध्यम की भिन्नता उसकी भाषिक भिन्नता को जन्म देती है। दो भिन्न माध्यम होने से अभिप्राय यह है कि साहित्य का मूल आधार शब्द है। हम जो कुछ भी कहते हैं शब्दों के माध्यम से कहते हैं। शब्द से अर्थ तक की यात्रा भी हम शब्दों के माध्यम से ही करते हैं। उससे परे भी कुछ देखना हो तो शब्द और अर्थ के जरिए ही हम वहां तक पहुंचते हैं और उसमें हम अपनी कल्पना शक्ति के सहारे एक बिंब एक चित्र बनाते चलते हैं और वह अर्थ हम तक संप्रेषित होता चला जाता है जो साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से हम तक प्रेषित करना चाहता है। जबकि सिनेमा का मूल आधार दृश्य है। मूल आधार में इस अंतर के कारण, साहित्य का मूल आधार शब्द है, सिनेमा का मूल आधार दृश्य है, तो हम दृश्य रच रहे हैं। जैसे वहां शब्द से वाक्य, वाक्य से अनुच्छेद और अनुच्छेद से पूरी एक कहानी हम निर्मित करते हैं, वैसे ही सिनेमा में हम दृश्य रच रहे होते हैं और शॉट, सीन, सीक्वेंस और उसके जरिए एक पूरी नाटकीय घटनाक्रम और नाटकीय दृश्य हम उपस्थित करते हैं। और कल्पना का जितना उपयोग हमें साहित्य में करना पड़ता है, सिनेमा में इसकी आवश्यकता नहीं होती। वहां चीजें सजीव साक्षात घटित होते हुए हमारे सामने दिखाई देती है। उसका प्रभाव भी भिन्न होता है, प्रभाव भी कर होता है। तो ये विशेषता है क्योंकि सिनेमा के पास विशेष माध्यम होने के चलते एक विशेष प्रकार के उपकरण है, कई अभिव्यक्ति के साधन और माध्यम है जिसके जरिए वह बात कह सकता है। कई बार तो संवाद उतने प्रभावी ढंग से अर्थ को नहीं संप्रेषित कर सकता है जितना एक दृश्य का हाव भाव हमको वह संदेश दे देता है। लेकिन फिर दूसरी बात भी है कि कई बार ऐसा होता है कि रचनाओं में जो भौतिक डिटेल्स है, उस भौतिक डिटेल्स को तो सिनेमा में हम बड़े अच्छे से दिखा सकते हैं, लेकिन जो उसके आंतरिक डिटेल्स हैं, उस आंतरिक डिटेल्स की अभिव्यक्ति की दृष्टि से देखें तो साहित्य में जितनी आसानी से उस आंतरिक डिटेल्स को बताया जा सकता है और समझा जा सकता है, कई बार सिनेमा में उसका रूपांतरण मुश्किल हो जाता है क्योंकि वह अपनी संरचना और शिल्प में ही अंतर्ग्रथित होते हैं साहित्य में और उसका प्रभाव उसी रूप में हम पर होता है। तो अलग अलग माध्यम होने के कारण, अलग अलग उपकरण की होने के कारण, अलग अलग सुविधाएं और अलग अलग दुविधाएं होने के कारण साहित्य और सिनेमा के भाषा की निर्मिति के आधार बिंदु अलग हैं और उसे अलग रूप में ही देखना चाहिए। मैं थोड़ा सा और, क्योंकि हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक प्रश्नों पर बात हो सके, तो मैंने कहा कि सिनेमा में क्या है, शॉर्ट सीन सीक्वेंस वगैरह है, तो वहाँ प्रकाश की भी योजना है, वहाँ रंग की भी योजना है, वहाँ कैमरा किस कोण से दृश्य को लिया गया है, कितनी दूरी से लिया गया है, उस सब से भी अर्थ संप्रेषित होता है और उस सब से भी प्रभाव में अंतर आता है। तो सिनेमा कुल मिलाकर दृश्य माध्यम होने के चलते साहित्य से भिन्न है, इतर है, विशिष्ट आप कहें न कहें, लेकिन प्रभाव तो है उसका। जो चीजें दृश्यों में दिखाई देती है उसका हमारे मानस पटल पर दीर्घकालिक असर होता है, दीर्घकालिक प्रभाव होता है, लंबे समय तक हमें वो चीजें याद रह जाती है। और सिनेमा तो अपनी प्रवृत्ति में, आपको मालूम है कि शुरू में तो मूक फिल्में थी, तो वहां तो संवाद था नहीं, तो यह तो गत्यात्मक चित्रों की श्रृंखला ही सिनेमा है, इसीलिए हम उसे चलचित्र कहते हैं। तो सिनेमा की प्रवृत्ति में भाषा
जिस रूप में हम भाषा को समझते हैं या साहित्य के संदर्भ में जिस तरह से हम भाषा का उपयोग करते हैं वह नहीं है। सिनेमा का भाषा और उसकी भाषिक संरचना और उसकी निर्मिति के आधार और आयाम भिन्न है, यह स्पष्ट है। और यही भिन्नता उसे साहित्य से अलगाती भी है, विशिष्ट भी बनाती है, प्रभाव भी ज्यादा होता है। नहीं तो सोचिए ना, इतने सारे कला रूपों का संगम है सिनेमा। सिनेमा अपने आप में एक कला है, लेकिन बहुत सारी कलाओं का संगम भी है। लेकिन यह सर्वथा नवीन कला रूप है। बहुत सारी कलाएं जो हमारे इतिहास में, हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में है, वर्षों हजारों वर्षों से, सिनेमा तो 125 साल पुरानी कला है, लेकिन इसकी प्रभाव क्षमता कितनी ज्यादा है, इसका विस्तार कितना है, इसका व्याप कितना है। तो सिनेमा का प्रभाव ज्यादा है। तो उसका कारण ये है कि इसके उपकरण बहुत हैं, उसके साधन बहुत हैं, अभिव्यक्ति के माध्यम बहुत हैं, अभिव्यक्ति के तरीके बहुत हैं, और उन तमाम चीज़ों को एक साथ संयोजित करके प्रस्तुत किया जाता है, और तमाम कला रूपों को एक साथ संयोजित करके प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए उसका प्रभाव भी ज़्यादा है, और सबकी रुचि थोड़ी करके उसमें पुष्ट हो सके, संतुष्ट हो सके, इसके आधार उसमें मौजूद होते हैं। इसलिए सिनेमा की भाषा साहित्य की भाषा से इतर है, अलग है, और उसको उस रूप में देखना चाहिए, उसको उस रूप में समझना चाहिए। अभी इस मोड़ पर मैं इतनी बात करना चाहिए। जाहिर है कि मौखिक और लिखित भाषा के इतर जो सिनेमा की भाषा होती है या कैमरे की भाषा होती है वो एक अलग चीज़ है, और किसी भी दर्शक के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब हम सिनेमा के लिए जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, सिनेमा के लिए अगर कोई गीत लिखा जा रहा है, तो उस लिखे हुए का दृश्य के साथ पाठ करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उस लिखे हुए का दृश्य के साथ पाठ नहीं करते हैं तो हम एक मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो सकते हैं, हम उसके सही अर्थ को कभी समझ नहीं सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि विनीत जी इस बारे में अपनी राय व्यक्त करें कि सिनेमा के लिए जो लिखा जा रहा है, चाहे वो गीत हो, चाहे वो कोई किसी प्रकार की फिल्म हो, उसको दृश्य के साथ पाठ करना कितना ज़रूरी है। शुक्रिया सुरेंद्र, और शुक्रिया रचयिता इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। और आपने जो सवाल किया है वो उसका एक बड़ा हिस्सा विजय अपनी बातचीत में रख चुके हैं, और ये उम्मीद की जाती है, ऐसे दौर में उम्मीद की जाती है जब हम ऑडियो को म्यूट करके वीडियो या रील डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रखते हैं। पहले के दौर में और अब के दौर में जो बुनियादी अंतर ये है कि पहले दृश्य और ध्वनि एक साथ आया करते थे, क्योंकि सिनेमा या टेलीविज़न के जरिए उसका हम उत्पादन करते थे। लेकिन अब ये उत्पादन बहुत ही घरेलू स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर होने लगा है, जिसमें हम तय करते हैं कि किस दृश्य के साथ क्या ध्वनि जाएगी। और हो सकता है कि मैं 80 घाट का दृश्य लगाऊं और कोई जो है वो हॉलीवुड के गीत लगा दूं, या कोई ऐसी फिल्म के गीत लगाऊं जिसका संबंध जो है लॉस एंजल्स से हो। तो ये एक स्तर पर तो सुविधा और नयापन को जन्म देती है, लेकिन इससे कई तरह के अर्थ विपर्य, या मैं खंडित शब्द तो नहीं कहूँगा, लेकिन अर्थ बदलते हैं। मैं एक गीत है ओए लक्की लक्की ओए का, तू राजा की राज दुलारी, अगर आप उसे सुनेंगे उस पूरे गीत को, तो आपकी पहली बार आपके जहन में आएगा कि इसे तो बनारस में ही फिल्माया जाना चाहिए था। तू राजा की रात दुलारी, मैं सर्फ लंगोटे आला सू, भांग रगड़ के पिया करूं, ये कुंडी सोते आला सू। तो ये भांग रगड़ने का काम, मतलब कॉपीराइट बनारस का नहीं है भांग रगड़ना, लेकिन अगर आप दृश्य देखेंगे कि वो सर्फ लपेटते हैं, लंगोट पहनते हैं, तो पूरा आपको 80 घाट, दशमेश्वर घाट का दृश्य बहुत सामान्य तरीके से दिखाई देगा। लेकिन यही अगर आप कोई लक्की लक्की ओए फिल्म में देखेंगे तो उसे जो फिल्माया गया है, तब आपको सीलमपुर, बाबरपुर, जाफराबाद या फिर नांगलोई, नथुपुरा जैसे इलाके, मुनीरका जैसे, बेरसरा जैसे इलाके का ध्यान आएगा। और फिर देखते हैं कि मर्सिडीज से जो है एक गुजर रही है लड़की, और 4 लड़के बड़ी हसरत से देख रहे हैं। अब सवाल यहाँ हसरत शब्द जो प्रयोग किया है वो मर्सिडीज को देखकर है या जो उसके भीतर लड़की बैठी है उसको देखकर है, और तब आप समझ पाएंगे कि ये क्या कहा जा रहा है। इसी तरह से छोटा नागपुर का एक गीत बहुत लोकप्रिय है, कहाँ से लाऊंगा मैं छपा साड़ी, कहाँ से लाऊंगा मैं मोटर गाड़ी। और फिर उसमें बताया जाता है, अगर आप छोटा नागपुरी संगीत को थोड़ा बहुत जानते हैं तो उसमें क्लास स्टेटस का बहुत चलता है कि तुम यहाँ से आई हो, तुम बंगाल से आई हो, तुम कलकत्ता से आई हो, मैं तो बिल्कुल एकदम छोटा नागपुर को लहरदगा से डाल्टनगंज से आया हुआ हूँ।
तो इन गीतों में क्लास जो है, वर्ग भी बहुत आता है। अब आपका सवाल यहाँ पर आकर के टिक जाता है कि होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि पूरी फिल्म देखनी चाहिए, जाहिर सी बात है कि आधे घंटे का पूरा शो देखना चाहिए, लेकिन हम रील कटवा जमात के लोग हो चुके हैं। हम रील काटने में विश्वास रखते हैं। रील्स तो बनाते ही हैं, रील कटवा भी हैं। हम रील काटते हैं। आधे घंटे का एक टेलीविजन कार्यक्रम है, उससे 1.5 मिनट का 1 मिनट का रील काटते हैं और उसको कहते हैं ये वायरल मटेरियल है। और मैं न्यूज़ रूम में या फिर इस तरह के मीडिया सेमिनारों में, कॉन्क्लेव में अक्सर सुनता हूँ कि ये रील में जाएगा। आजकल जो अलग अलग राजनीतिक दल के जो नेता भाषण दे रहे हैं, वो इस लिहाज से भी दे रहे हैं, और बड़ी जिम्मेदारी से मैं इस मन से कह रहा हूँ कि वो बहुत ही औपचारिक कार्यक्रमों में भी बोलते हैं, तो उनके दिमाग में ये चीज़ चल रही होती है कि इसकी रील कटेगी कि नहीं कटेगी। और रील कटने का मतलब ही 2 है। एक तो उन्होंने जो कहा है उस ऑडियो के साथ रील जाए, और एक जिस अंदाज में कहा है उसके साथ पीछे से गाना लग जाए, जिया हो बिहार के लाला। यानी कि वो जो बोल रहे हैं उनके बोलने की एक भाषा है, और जिस अंदाज में बोल रहे हैं, जिस गेस्चर के साथ बोल रहे हैं, उसकी वो भाषा है। और जिस गेस्चर में वो बात कर रहे हैं उसमें गैंग्स ऑफ वासेपुर का वो गाना फिट बैठेगा कि नहीं, उसमें पंचायत का वो सोहर फिट बैठेगा कि नहीं। आप समझ रहे हैं, इस तरह से विभाजन होता है। और इस तरह से विभाजन होने का मतलब ये है कि दृश्य और श्रव्य के बीच एक तीसरे की हिस्सेदारी आ गई है, जिसको आप डिजिटल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म कहें, जिसकी आवाजाही सभी माध्यमों में है। तकनीकी तौर पर हम जिसे मीडिया 360 डिग्री कहते हैं। इस पर और बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आर्यमा सान्याल जी हैं, जो अपने आप को सिने प्रेमी और साहित्य प्रेमी कहते हैं, क्योंकि उनकी दुनिया थोड़ा अलग रही है। वो विमानन क्षेत्र से आती हैं। तो मैं एक सवाल करना चाहूँगा। अभी सर ने भी जैसे रील की बात की, और रील सीधे सीधे सोशल मीडिया से जुड़ी हुई एक चीज़ है। तो मैं मैम से जानना चाहता हूँ कि कारोबारी जो मीडिया है हमारा, अब से जब तक रीलों का इतना प्रचलन नहीं था, इससे पहले उसका मुख्य काम था कि सिनेमा किस तरीके का सिनेमा बन रहा है, उसकी पहुंच दर्शकों तक पहुंचानी, उसकी समीक्षा करनी। लेकिन वर्तमान समय में जब से OTT प्लेटफॉर्म आए हैं, एक बात देखने को आई है कि चाहे वो कलाकार हों, कलाकारों का पुनर्जीवन हुआ है। बहुत से ऐसे पुराने कलाकार हैं जो अप्रासंगिक हो गए थे, लेकिन OTT ने उन्हें एक नई जगह दी। और इसी तरीके से सोशल मीडिया में सिनेमा को लेकर के जिस तरीके के प्रचार प्रसार होते हैं, उसके लिए उनको कोई न्यूज़ एजेंसी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई उनको इसके लिए पे नहीं कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने में आता है कि आज सिनेमा के प्रचार प्रसार में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, चाहे वो गानों के माध्यम से हो या किसी फिल्म के किसी प्रमुख दृश्य को कट करके दर्शकों तक पहुंचाना हो। और सबसे बड़ी बात, जब से OTT प्लेटफॉर्म आए हैं, दर्शकों के पास इस बात की सुविधा है कि अगर वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में किसी फिल्म के बारे में पढ़ता है या सुनता है, वो उसी समय कहीं भी उसे फिल्म देखने के लिए नहीं जाना है, वो अपना मोबाइल खोलता है, किसी OTT प्लेटफॉर्म को खोलता है और वो फिल्म वो देख सकता है। तो मूल प्रश्न यही है कि सोशल मीडिया ने किस प्रकार से सिनेमा के प्रचार प्रसार में अपना योगदान किया है। सुरेंद्र जी, शोधार्थी सभी शोधार्थियों को और सभी आयोजकों को मेरे ओर से आभार करना चाहूँगी कि मुझे यहाँ पर आमंत्रण करने बोलने का मौका देने के लिए। टॉपिक जो है, विषय बहुत रोचक है, और आपने मुझसे पूछा OTT और सोशल मीडिया ने क्या प्रभाव डाला हिंदी सिनेमा तथा इंडियन भारतीय सिनेमा के ऊपर। पहले क्या होता था, हम में से हर कोई 3 घंटे के लिए सिनेमा हॉल में जाकर पॉपकॉर्न के साथ हम पिक्चर देखते थे, और ये जो है एक छुट्टी के दिवस में करते थे, अवकाश के दौरान। आज क्या हो रहा है, खास करके कोविड के दौरान इसका ज़्यादा प्रचलन हुआ, और आंकड़ा के अनुसार मोटा मोटी जो है आज की जो है
आंकड़ा ये कहती है कि 130 करोड़ की आबादी में 40 करोड़ से अधिक जनता जो है OTT के जरिए, जैसे अभी डॉक्टर विनीत ने बोला, रील काटते हैं और रील देखते भी हैं और वेब सीरीज में समय व्यतीत करते हैं। ये इससे अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, क्या हो रहा है? साहित्य जो है, साहित्यकारों ने जो लिखा है उसको चलचित्र के जरिए हम एक दृष्टि देते, उसी पुस्तक को या उसी कार्य को हम सिनेमा के जरिए या वेब सीरीज के जरिए या कंटेंट मेकिंग के जरिए आपके सामने परोसते। अभी ये हमारे लिए बड़ा आसान हो गया। आप कहीं भी जाएंगे, एयरपोर्ट में भी मैं परेशान रहती थी जब मैं डायरेक्टर थी कि किसी भी पोस्ट में जाओगे, इंसान कंटेंट के मोबाइल की तरफ ही मुंडी करके रहता है, ज़्यादातर कुछ ना कुछ देख रहा है। इसके जरिए क्या हो रहा है, पूरी समाज में आंखों की प्रॉब्लम बढ़ गया। नंबर 1, हमारे आंखें सूखने लग गए क्योंकि मोबाइल की तरफ, और कॉर्नियालाइटिस की भी अधिक मात्रा में चालू हो गया। ये मैं थोड़ा सा हसास मतलब एक ह्यूमर की जरिए बोलना चाहती हूँ, लेकिन कंटेंट में अगर देखा जाए, हम जिम्मेदारी से क्या हमारे कंटेंट मेकिंग करते हैं, सोचने के विषय है कि क्या हम घरौंदा बनाते बनाते उड़ना भूल रहे हैं? ऐसे तो नहीं है कि कंटेंट मेकिंग में हम ऐसे कंटेंट डाल रहे हैं जिससे युवा पीढ़ी जो है उस कंटेंट के जरिए कुछ ऐसे कर रहे हैं, या क्राइम रेट बढ़ने में कहीं इस कंटेंट का या OTT प्लेटफॉर्म का कहीं उसमें तो नहीं कुछ योगदान है। मैं गंभीरता से ये सोचती हूँ, कोविड की टाइम जो है, कभी कोविड के समय हम सब जब घर में रहते थे तो हम पिक्चर हॉल में शायद नहीं जा पाते थे, और उस वक्त जो है तरह तरह की, जैसे सीरियल महारानी हुए जो महिलाओं के आधारित है, मैंने भी कुछ देखी है, और भी कई सारे सीरियल, जैसे आपने कहा सुष्मिता सेन जी अभी एक सीरियल में आई वेब सीरीज में, और भी कई वेब सीरीज सामने आई, महिलाओं ने भी, महिला निर्माताओं ने भी वेब सीरीज बनाई है। तो कुछ तो सकारात्मक है, कुछ नकारात्मक है। मज़ेदार बात यह है, मुझे ऐसा लगता है कि जो नकारात्मक सीरियल या कंटेंट है उसकी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, योगदान है हमारे युवा पीढ़ी को भटकाने के लिए, क्योंकि हम जो है ऐसे सिनेमा देख के उस हीरो की तरह, मैं सिनेमा के शायद नाम नहीं बोलना चाहूँगी, उस हीरो की तरह हम महिलाओं को अपमान करना पसंद करने लग गए, या मान लो किसी ऐसे समाज के बारे में हम कुछ ऐसे सोचने लग गए जो पूरी समाज व्यवस्था के लिए सटीक नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे एक भविष्य यूँ आएगा जहाँ इसमें भी कंटेंट में सेंसरशिप आने वाले। ऑलरेडी हमारे सूचना मंत्री जी अनुराग ठाकुर जी ने एक संदेश में कहा भी है कि OTT प्लेटफॉर्म को भी जिम्मेदारी से कंटेंट परोसना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद विदेशों में ऐसी व्यवस्था है। आज जो 45 करोड़ लोग ये देख रहे हैं, और इसमें स्वतंत्रता से आप आपके घर से भी, आपके मोबाइल के जरिए आप देख सकते, कुछ भी देख सकते, लेकिन वो जो कुछ देख रहे हैं वो क्या प्रभाव डाल रहा है, आपके मन में क्या प्रभाव हो रहा है, आप क्या सीख रहे हो या कहाँ प्रेरित होते हो, आप कौन सी समाज व्यवस्था की तरफ जा रहे हो, आपका सोच प्रदूषित हो रहा है या संकुचित हो रहा है या अच्छा हो रहा है, ये सोचने की विषय है। फिल्म निर्माताओं को मेरा निवेदन है, जरा इसको गंभीरता से सोचा जाए, कंटेंट मेकर इसके बारे में सोचे, और साहित्य का मतलब ये नहीं है कि हम नेगेटिव ही दिखाएं, सकारात्मक विषय के ऊपर भी हम ज़्यादा अगर जोर दें तो समाज व्यवस्था में मैं समझती हूँ एक ऐसे वाला दिशा आएगी कि हम उड़ना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। OTT प्लेटफॉर्म में जो कंटेंट हमें दिखाया जा रहा है उसमें गालियों को लेकर के
या सकारात्मक या नकारात्मक जो कंटेंट दिखाया जा रहा है उसको लेकर के एक अलग बहस है, अभी उसमें मैं नहीं जाऊंगा। मैं वापस विजय सर के पास आना चाहूँगा एक प्रश्न लेकर, और मैं यहाँ साहित्य और सिनेमा के अंतर संबंध पर बात करना चाहता हूँ। अगर हम कुछ कृतियों को छोड़ दें जिनका सिनेमाई रूपांतरण हुआ है, जिसमें प्रेमचंद की कहानी सदगति है, माया दर्पण एक फिल्म आई थी, इसके अलावा अभी पिछले कुछ समय में विशाल भारद्वाज ने साहित्य पर बहुत बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ऐसी क्या वजह है कि हिंदी में बहुत बड़े बड़े उपन्यास हैं और बहुत ऐसी गुंजाइश है कि उन पर बहुत बड़ी फिल्में बन सकती हैं, लेकिन वैसी फिल्में क्यों नहीं बन पा रही हैं? और इसी में मैं जोड़ना चाहूँगा कि जब कोई निर्देशक किसी कृति को पर्दे पर उतारना चाहता है तो उसके सामने वो कौन सी रचनात्मक चुनौतियाँ होती हैं, तो उन चुनौतियों के बारे में भी मैं जानना चाहता हूँ, अपनी राय रखें। जी, सबसे पहली बात तो ये कि सिनेमा निर्माण और खासकर साहित्यिक कृतियों पर बनने वाली फिल्मों की जो पूरी परंपरा है, वो अनुभव हमें बताता है कि महान रचनाओं पर महान और बड़ी फिल्में बने, ऐसा क्रम ही देखने को मिला है। सामान्यतः औसत रचनाओं पर बहुत अच्छी फिल्में बनी और बहुत प्रसिद्ध फिल्में बनी है, बहुत लोकप्रिय फिल्में बनी है। और उसका कारण यह है कि जो महान रचनाएं हैं उसके बारे में पाठकों के मन में पहले से एक पूर्वाग्रह है या एक धारणा है, पूर्वाग्रह छोड़ते हैं, एक धारणा है उसके बारे में। और उस पर अगर सिनेमा निर्माण के दौरान, मैंने पहले ही कहा था कि माध्यम की भिन्नता के चलते परिवर्तन तो अवश्यम भावी है। जब किसी साहित्यिक रचना पर फिल्म बनाई जाएगी तो बदलाव तो होगा, परिवर्तन तो करने पड़ेंगे, और उन परिवर्तनों के कारण जो साहित्यिक रचना की आत्मा है या जो उसका संवेदनात्मक उद्देश्य है उसकी रक्षा कितनी हो पाती है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसा भी नहीं है कि परिवर्तन के कारण हमेशा साहित्यिक रचनाओं की क्षति ही होती हो। कई बार उन परिवर्तनों के कारण रचना इतनी बड़ी हो जाती है या उसको देखकर सिनेमा में फिर उस रचना का प्रचार होता है, प्रसार होता है और उसके बहुत सारे अवसर भी सामने आते हैं। तो महत्वपूर्ण यह है कि परिवर्तन के कारण क्षति सकारात्मक हुई है या नकारात्मक हुई है, और मूल बात यह है कि उसकी आत्मा की रक्षा हुई है या नहीं हुई है। और सामान्यतः बड़ी कहानियों में, महान रचनाओं के रूपांतरण के क्रम में इसकी रक्षा करना थोड़ा कठिन हो जाता है, उसकी अपनी चुनौतियां और उसके और भी कई कारण हैं। क्योंकि फिल्म बनाने वाला व्यक्ति जो फिल्मकार है उसको फिल्म माध्यम की तो समझ है, वह फिल्म माध्यम की समझ रखता है, फिल्म निर्माण की बारीकियों से भी परिचित है, लेकिन अगर वह साहित्यिक संवेदनाओं से उस हद तक सुपरिचित नहीं है जिस हद तक उस रचना की अपेक्षा है, तो फिर वो अपनी भी गर्दन कटवाएगा, फिल्में भी पिटेंगी और सफल रूपांतरण नहीं हो पाएगा। और ऐसा होता रहा है। तो जरूरी यह है कि जो फिल्मकार है, जो फिल्म बनाने वाला है, उसको फिल्म माध्यम की समझ के साथ साथ साहित्यिक संवेदना का भी ज्ञान हो। इसलिए ऐसा होता है कि जब हम किसी बड़ी रचना का रूपांतरण करते हैं तो नहीं पता। लेकिन दूसरी बात यह है कि एक अच्छी रचना अगर आपके सामने है, और रेणु ने कहा था कि साहित्य की सभी रचनाएं या अधिकांश रचनाएं में सिनेमा निर्माण की संभावनाएं उसमें निहित है, लेकिन जरूरी यह है कि सिनेमाई मूल्य की परख आपके भीतर हो। अगर फिल्मकार उस रचना में उस सिनेमाई मूल्य को परख लेता है, पकड़ लेता है, जिसके आधार पर वह फिल्म निर्माण करता है, तो फिर तो रचना का रूपांतरण अच्छा होगा। और मैम ने जैसा कहा था आपने शुरू में कि कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है कि मैं बंगाली हूँ और हिंदी में उपन्यास लिखूँ, सत्यजीत रे ने किया ऐसा। बंगाली फिल्मों के कारण इतने प्रसिद्ध हो चुके सत्यजीत रे ने हिंदी में 2 फिल्में बनाई, दोनों प्रेमचंद की रचनाओं पर फिल्म बनाई। उसका कारण यह है कि उसको सिनेमाई मूल्य की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण मानते थे, और उन्होंने शतरंज के खिलाड़ी बनाई, सदगति बनाई। तमाम आलोचनाओं और दूसरे कारणों से उस पर चर्चा होती रही, खासकर शतरंज के खिलाड़ी के संदर्भ में, लेकिन अच्छा रूपांतरण उसको माना गया। तो ऐसा नहीं है कि साहित्यिक रचनाओं का सही और बेहतर और अच्छा रूपांतरण नहीं हो सकता है, लेकिन उसी स्तर का अगर फिल्मकार हो, निर्देशक हो, तब यह ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा कुशलता से हो सकता है, और न हो तो नहीं हो पाता। और दूसरा जो आपने कहा कि साहित्यिक रचनाओं पर, इतनी अच्छी अच्छी रचनाओं पर क्यों नहीं बन पाती है, तो पूंजी का तो जो खेल है और जो व्यावसायिक दबाव है, जो मुनाफे की आवश्यकता है, क्योंकि कला होने के साथ साथ सिनेमा व्यवसाय भी है, और व्यावसायिक हितों की रक्षा किए बिना कोई फिल्मकार केवल रुचि से, केवल पैशन में बहुत दिनों तक फिल्म नहीं बना सकता। उसे अपने फिल्म से मुनाफा भी कमाना है, कम से कम घाटे को तो वो नहीं बर्दाश्त कर सकता।
तो उस पूंजी और व्यावसायिकता के दबाव के कारण भी साहित्यिक रचनाओं पर बेहतर फिल्म बनाने की परिस्थिति सर्वदा नहीं बन पाती है, और फिल्मकार हिम्मत नहीं कर पाता है और करता है, और व्यावसायिकता की तरफ उसका झुकाव ज्यादा हो जाता है, तो फिल्म विचित्र रूप में हमारे सामने आती है। और अगर दबाव को न मानकर वह रचनात्मकता के साथ साहित्यिक संवेदना की रक्षा के उद्देश्य से सिनेमाई मूल्यों को ध्यान में रखते हुए बेहतर फिल्म निर्माण की ओर जाता है, तो घाटे के कारण स्वयं को लुटा पिटा महसूस करता है। तो इन सारी परिस्थितियों के बीच से ही समय समय पर फिल्में बनती रही हैं, आगे भी बनेंगी, लेकिन सभी रचनाओं पर फिल्म बने यह जरूरी नहीं है, और साहित्य पर फिल्म बने ऐसी परिस्थिति थोड़े बहुत सही हमेशा रही है, अभी भी है, आगे भी होगी। रचना, फिल्मकार, इन दोनों की दृष्टि और इन दोनों की स्थिति परिस्थिति पर निर्भर करेगा किस रचना पर कैसी फिल्म बननी है, बनानी है। मुझे इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सिने पत्रकारों और सिने समीक्षकों की भूमिका पर मैं विनीत जी से बात करना चाहूँगा, और यहाँ पर मैं एक फिल्म का जिक्र करना चाहूँगा। 2022 में आर बाल्की ने एक फिल्म बनाई थी, चुप। उस फिल्म की कहानी ये थी कि उस फिल्म में जो सिनेमा के जो समीक्षक होते हैं वो समीक्षा किस आधार पर कर रहे हैं, उस फिल्म की समीक्षा किस तरीके से कर रहे हैं, इस विषय पर उसका जो नायक है वो एक साइको किलर है और वो समीक्षकों की हत्या करता है, इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि जो फिल्में बनी हैं उन फिल्मों की सही समीक्षा लोगों तक नहीं पहुंच रही है। तो मैं विनीत जी से जानना चाहता हूं कि एक सिनेमा के समीक्षक होने के नाते कोई निर्देशक या कोई व्यक्ति जब फिल्म बनाता है तो उसमें उसका बहुत सारा पैसा, बहुत सारा समय, और मैं इसमें बहुत पीछे जाना चाहूँगा। ये जो फिल्म है ये हमारे जो निर्देशक हुए हैं बहुत बड़े, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा उनका एकदम से, तो उनको वो समर्पित है। तो यहाँ पर सिनेमा के समीक्षकों की और मीडिया के जो समीक्षक हैं उनकी क्या भूमिका हो जाती है कि जब कोई सिनेमा बन रहा है तो उसको दर्शकों तक सही रूप में पहुँचाया जाए। तो मैं चाहता हूँ कि इस बारे में आप इस चीज़ पर आ जाए कि सिनेमा बहुत लागत का माध्यम है, इसमें बहुत पैसा लगता है, तो कहीं ना कहीं हम एक सहानुभूति की ज़मीन तैयार कर रहे होते हैं फिल्म बनाने में। भाई किसी भी दर्शक ने कोई आवेदन आपको दिया है क्या कि आप फिल्म बनाओ? आपकी अपनी महत्वाकांक्षा है, आपके अपने सपने हैं, आपके अपने व्यावसायिक हित हैं, आप फिल्म बना रहे हो, लेकिन एक बार जब आप फिल्म बना चुके होते हो, दर्शकों के बीच फिल्म आ जाती है, तो फिर ये सारी बहस और ये सारे तर्क नहीं चलते कि इसमें बहुत, चूंकि लागत है, इसमें बहुत करोड़ों रुपए लगते हैं, तो पहले तो इसके व्यावसायिक हित देखे जाएंगे। तो लागत से तो विश्वविद्यालय भी बन रहे हैं, लागत से लाखों रुपए खर्च करके पूरे देश का युवा पढ़ रहा है, तो आप वहाँ तो मिलावट नहीं चाहते हो। पत्रकारिता में भी करोड़ों रुपए के स्टूडियो बन रहे हैं, पूरा नोएडा फिल्म सिटी और उसके पत्रकार सब सिंघम बनकर घूम रहे हैं, वहाँ तो आप पत्रकारिता चाह रहे हो, वहाँ तो आप चाह रहे हो कि हर दूसरा व्यक्ति गणेश शंकर विद्यार्थी हो जाए, है ना? तो मतलब ये है कि न्यूज इंडस्ट्री में, न्यूज के कारोबार में, मीडिया के कारोबार में करोड़ों रुपए लग रहे हैं, तो वहां से आपको पत्रकारिता चाहिए, खाटी, कोई मिलावट नहीं, टॉप चाहिए, वो चाहे लल्लन टॉप चाहिए या सुपर टॉप चाहिए, लेकिन टॉप चाहिए। विश्वविद्यालय में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, वहां आपको एकदम अच्छी शिक्षा चाहिए। सभी अलग अलग खित्ते में आपको उसी प्रकृति की चीजें चाहिए, लेकिन जब सिनेमा पर आते हो तो फिर ये तर्क दे देते हो कि भाई इसमें तो करोड़ों रुपए का लागत है, तो निर्देशक ऐसा बनाएगा। ये बहुत ही सटाई और भोसरे किस्म का तर्क है, हमें बचना चाहिए इस चीजों से, इन चीजों से। अब आपका एक सवाल है समीक्षक का, दोनों चीजें हुई है। एक तो ये कि सिनेमा या फिल्म समीक्षा का लोकतांत्रिकरण हुआ है। लोकतांत्रिकरण इस तरह से हुआ है कि अब जो दर्शक है वो सिनेमा समीक्षक भी है, जिसको हम तकनीकी रूप से प्रोज्यूमर कहते हैं। यानी ऐसा कोई भी माध्यम नहीं है जिसमें सामग्री आप उनको दोगे और वो बहुत उदासीन ढंग से उसको देखकर चुप हो जाएगा। वो अलग अलग तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर से जाहिर करेगा, यानी वो उसका उत्पादन भी करेगा, अपने विचारों का, अपनी सहमति और असहमति का। ये एक तरह का लोकतांत्रिकरण मानता हूँ। लोकतांत्रिकरण बहुत प्राथमिक स्तर पर बहुत बड़ा शब्द है लोकतंत्र, लेकिन ये हुआ है कि अब सिर्फ सिनेमा समीक्षक जो है वो राय शुमारी नहीं करते कि ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। फिल्म समीक्षा तो मूलतः इस बात से लिखी जाती है ना कि ज्यादा से ज्यादा लोग फिल्मों को देखें। प्राथमिक तौर पर एक दर्शक निर्माण की पूरी प्रक्रिया है ना, जो दर्शक बहुत अलसाया हुआ है, बैठा हुआ है, घर गृहस्थी में फंसा हुआ है, उसको आप एक दर्शक की भूमिका में 2.5-3 घंटे तक कैसे बांध पाते हो।
तो समीक्षक की भूमिका है और बहुत ज़्यादा है। लोकतांत्रिकरण हुआ, लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि पिछले कुछ सालों से आप देखेंगे, और दोनों तरह की मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, कि जो समीक्षक लिख रहे हैं, मैं कई फिल्म समीक्षकों को बहुत गौर से देखता और पढ़ता हूँ, तो अब वो फिल्म पर से कहीं ज़्यादा मुद्दे पर केंद्रित होकर उसकी या तो प्रशंसा करते हैं या उसकी आलोचना करते हैं, और वो मुद्दे बहुत पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं। मतलब अगर आप फिल्म को देखेंगे और फिल्म की जो समझ आपके भीतर है, जो उसका शास्त्र या जो आप कहते हैं उसकी ग्रामेटोलॉजी जो आपके भीतर बनी है, उस आधार पर वो फिल्म कहीं नहीं टिकती है। लेकिन आप उसका विरोध इसलिए कर देते हैं, समर्थन कर देते हैं, क्योंकि वैचारिकी के स्तर पर जो है वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट आपको उसी तरह से उस फिल्म में मिलती है जो जिसकी समझ या सहमति आप में है। तो इससे समीक्षा एक विधा के तौर पर बहुत कमजोर हुआ, ये मेरी अपनी समझ है, क्योंकि हम मुद्दे पर समर्थन में या मुद्दे पर असहमति में लिख रहे हैं। और कई ऐसी फिल्में मैं इधर गुजरा हूँ जिनको आप अगर सिनेमाई पूरे परिदृश्य में देखें तो बहुत ही हमारे सिनेमा की जो विधा है उसको बहुत दुरुस्त नहीं करती है। मैं यहाँ तीन चीज़ें कह रहा हूँ, समीक्षा, सिनेमा और उसकी पत्रकारिता। मूल बात यह है कि ये अपनी अपनी विधा को मजबूत करते हैं कि नहीं। कोई फिल्मकार कैसी फिल्म बना रहा है, इसमें ये बात अनिवार्यता शर्त जुड़ी होती है, जैसे विजय ने उदाहरण दिया कि वो अपने सिनेमा विधा को मजबूत करती है कि नहीं, उसकी संभावना को आगे ले जाती है कि नहीं, है ना। समीक्षक अगर समीक्षा कर रहा है तो समीक्षा जो विधा है उस विधा को वो मजबूती देने का काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और यही चीज पत्रकारिता के साथ लागू होती है। तो मुझे लगता है कि मौजूदा दौर में हमने सिनेमा के जो कई, विजय विस्तार से बता रहे थे कि ये कई विधाओं का संगम है, इन कई विधाओं के संगम के माध्यम को हम किसी न किसी रूप में देख रहे हैं कि समीक्षक ज़्यादातर मामलों में मुद्दों को ध्यान में रख के उसकी प्रशंसा कर रहे हैं या मुद्दों को ध्यान में रखकर उससे असहमति व्यक्त कर रहे हैं। खासतौर पर जहाँ वैचारिकी के स्तर की आपकी सहमति नहीं बनती है या आपको वैसे विचार पसंद नहीं आते हैं, तो बहुत अच्छे सिनेमेटोग्राफी, बहुत अच्छे दृश्यांकन के बावजूद भी आप उसकी तारीफ नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको खतरा है कि हम वैचारिकी के स्तर पर, जो एक मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के हवाले से कह रहा हूँ, कि आपके पलट जाने का तमगा आप पर लग जाएगा। जबकि सिनेमा समीक्षा का मतलब है कि कई ऐसी फिल्में जो विचार के स्तर पर आप उससे घोर असहमति जाहिर करते हो, लेकिन सिनेमा की जो अपनी अपनी शर्तें हैं, अलग अलग उसके जो मानक या उसके जो प्रतिरूप हैं, उस पर वो बहुत सही आपको लगती है तो आप इस पर लिखें। तो ऐसा मुझे लगता है, और ऐसा होने से समीक्षा ने बहुत बड़े स्तर पर अपने साख को खोया है और अपने विधा के भीतर की संभावना को भी खोया है। अंतिम बात मैं सुरेंद्र जोड़ दूँगी कि कई बार मुझे कई लोगों ने जिन फिल्मों के बारे में कहा कमाल की फिल्म है, शानदार फिल्म है, पहले शो में देखो, फिर मैंने नहीं देखा। जब बहुत ज़्यादा आप पर कोई दबाव बनता है तो आपको आलसी हो जाना होता है, जिससे पता चले कि वो दबाव किस रूप में दिया जा रहा है। तो तीसरे चौथे दिन मुझे उस प्लेटफॉर्म का विजय पासवर्ड दिया गया जिसमें मैं घर बैठे फिल्म देख सकूं। यानी एक फिल्म को पहले शो में बैठने का मुझ पर दबाव है, 2 दिन बाद वो कह रहे हैं फिल्म उतर जाएगी, और तीसरे दिन बाद लग रहा है कि ये अब भी नहीं देखा था तो वो पासवर्ड दे रहे। और तब भी मैं अगर उस फिल्म को देखकर फिर पलट कर उनसे बात करता हूँ, वो पूरी फिल्म देख नहीं पाते हैं। यानी एक सिनेमा समीक्षा के नाम पर एक ऐसी दुनिया बन रही है जो पूरी फिल्म देखे बिना उसके बारे में बात कर रही है। और ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। और बात करने या उस पर लिखने या उसके पक्ष में माहौल बनाने का काम वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वैचारिकी के स्तर पर उनका उनसे सहमति है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आपने इस दरअसल मैं जानना वही चाहता था कि पत्रकारों की भूमिका, क्योंकि मैं जिनका नाम बोल रहा था मैं गुरुदत्त की बात कर रहा था, क्योंकि गुरुदत्त की फिल्में अपने दौर की नाकामयाब फिल्में थी और आज उनको हम क्लासिक फिल्मों के रूप में जानते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि उस समय के जो सिने पत्रकार या सिने समीक्षक थे उन्होंने उस फिल्म के बारे में उस तरीके से बात नहीं की जैसे की जानी चाहिए थी। और आपने जैसे बताया था कि वो एक
वैचारिकी वाला मामला होता, क्योंकि वो मेरे विचार से संबंध नहीं है, इसलिए मैं उस फिल्म की तारीफ नहीं करूँगा या फिर उस फिल्म की बुराई करूँगा। जी जी। एक चीज़ मैं यहाँ और जोड़ दूँ, जब हम फिल्म समीक्षा कहते हैं तो सिर्फ इसका ये मतलब नहीं होता कि फिल्म समीक्षा पढ़ करके हम फिल्म देखने जाएं या ना जाएं। फिल्म समीक्षा अपने आप में स्वतंत्र विधा है। मैं बहुत सारी ऐसी फिल्मों की समीक्षा फिल्म देख लेने के बाद पढ़ता हूँ, क्योंकि अपने आप में वो विधा और अपने आप में वो कृति हैं। नम्रता जोशी लिखती हैं सिनेमा पर, शुभ्रा गुप्ता दी इंडियन एक्सप्रेस में लिखती हैं, मेरे दोस्त मिहिर पांड्या वो लिखते हैं। इन लोगों की समीक्षा मैं फिल्म पहले देख चुका होता हूँ, उसके बाद भी उसे पढ़ना चाहता हूँ। क्यों पढ़ता हूँ? क्योंकि वो सिर्फ फिल्म नहीं है, वो उस फिल्म के बहाने हमारे समाज की, हमारी संस्कृति की और मौजूदा दौर की बनते बदलते ताने बाने को भी जाहिर करते हैं। और जब आप बहुत गंभीरता से उसे पढ़ेंगे, समझेंगे, तो पता चलेगा कि ये तो समाज शास्त्र का हिस्सा है। तो सुरेंद्र, आप इस तरह से सोचिए ना कि आखिर क्या वजह है कि जिस सिनेमा को आज से 30 साल 40 साल पहले देखने का मतलब हमारे नैतिक पतन से जोड़ के देखा जाता था, कि अगर कोई लगातार फिल्में देख रहा है तो उस चारित्रिक या नैतिक उसका पतन हो रहा है। फिल्में देखना बड़ी अच्छी बात नहीं मानी जाती थी, और आज देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स डिपार्टमेंट में सिनेमा स्टडीज़ की पढ़ाई हो रही है। और मैं बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू सेलिब्रिटी को देखता हूँ, हालांकि वो गलत करते हैं, वो बहुत दम के साथ कहते हैं कि मैं क्लासरूम छोड़ करके फिल्में देखने जाया करता था। तो आखिर क्या वजह है कि एक सिनेमा जो ऐब की, चारित्रिक पतन की, हमारे होने, सच्चरित्र होने पर सवाल खड़ी करती थी, आज वो क्लासरूम तक गई है? तो इसका मतलब है कि उसमें समाज शास्त्र है, उसमें लोकतंत्र की बातें हैं, उसमें हिंदुस्तान की बातें हैं, उसमें रवायतें हैं, और ये सारी बातें फिल्म समीक्षक समय समय पर लाते रहना चाहिए। मैं एक अंतिम सवाल लेना चाहूँगा, और मैं चाहता हूँ कि आर्या मैम उस पर एक संक्षिप्त में अपना उत्तर दें। मैम ने जैसे पहले कहा था कि OTT प्लेटफॉर्म जब से आए हैं उसमें किस तरीके का कंटेंट प्रस्तुत किया जा रहा है, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। जब OTT प्लेटफॉर्म नहीं आए थे, घरों में जब हमारे टेलीविज़न हुआ करते थे, तो रिमोट की अपनी एक सत्ता होती थी। वो रिमोट किसके पास रहेगा? घर के पुरुष जब बाहर निकल जाते थे या काम पर चले जाते थे, उसके बाद स्त्रियों के पास वो रिमोट आता था। लेकिन मैं आज के संदर्भ में जानना चाहता हूँ, उसमें कामकाजी महिलाएं भी शामिल हैं, कि आज जब OTT प्लेटफॉर्म आ गए हैं तो उसने एक महिला को दर्शक के रूप में कितनी आज़ादी दी है? जब भारत में टेलीविजन आया, रिमोट जो है पुरुष के हाथ में, घर में जो आवाज नहीं आ रही क्या? पुरुष के पास ज्यादातर जो घर में जो गृहस्वामी होते थे, जो मुख्य पात्र होते थे घर में, उनकी कब्जे में, और रिमोट को लेकर तरह तरह के जो कौन देखेगा, क्या कंटेंट देखेगा, तो महिला जो है घर में उनके पास रिमोट का आना बहुत लास्ट प्रायोरिटी होते थे। लेकिन इसमें मैं कहूँगी OTT आने के पश्चात, क्योंकि फिल्म जो है अभी OTT में भी रिलीज होने लग गए, साथ ही साथ कंटेंट OTT में उपलब्ध है, सबके पास स्मार्टफोन है आज की तारीख में, तो महिलाओं के पास सभी स्वतंत्रता है कि अपने समय पर, अपनी सुविधा पर वो कंटेंट उनके पसंदीदा, अनुपमा हो, महारानी हो या कोई फिल्म हो, वो देख सकते हैं। तो ये बहुत, और आज के दौर में महिला निर्भरता भी है। अगर हम पुराने समय में जाए, सत्यजीत रे ने जो पत्थर पांचाली बनाए थे, या मान लीजिए अपर्णा सेन निर्माता के रूप में उभर कर आई थी, और आज की तारीख में भी मेघना गुलजार से लेके सभी महिला निर्माता जो कंटेंट बनाते हैं, तो महिलाओं के लिए महिला क्या देखना चाहती है वो निर्माण कर रहे हैं, और महिला को ये स्वतंत्रता भी है नेगेटिव कंटेंट भी देखने के और पॉजिटिव कंटेंट भी देखने के लिए। पुनः मैं यही कहूँगी, किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि आप क्या देखेंगे, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, चाहे वो रिमोट हो चाहे स्मार्टफोन हो। समाज व्यवस्था और समाज का सोच को दिशा देने के लिए सभी समाज के जो बुद्धिजीवी है
उनको एक दिशा ऐसे देना चाहिए ताकि सकारात्मकता से समाज आगे बढ़ सके, ना कि नकारात्मक। धन्यवाद। बात में देखिए, फिल्म समीक्षा का काम दर्शकों को सिनेमा तक ले जाना या उसके लिए प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना तो है ही, लेकिन जैसा कि विद्या ने कहा कि अब फिल्म एक टेक्स्ट के रूप में पढ़ा जा रहा है। अकादमिक उसकी कवायदें हैं, अकादमिक गतिविधियां हैं, एक सौंदर्य शास्त्र सिनेमा का निर्मित हो रहा है। तो वैसे में सिनेमा समीक्षा से भी वह एक रास्ता निकलता है। सिनेमा समीक्षा के माध्यम से भी सिनेमा के शास्त्र गढ़े जा रहे हैं, उसका सौंदर्य शास्त्र निर्मित हो रहा है। आपकी रुचि कैसी हो, किस प्रकार की फिल्में देखें, या प्रायः जो यह कह दिया जाता है कि दर्शकों की रुचि अगर विपरीत है तो वैसी फिल्में ही दिखाई जाएगी। तो रुचि के परिष्कार का दायित्व भी फिल्मकारों पर भी है, लेकिन सिनेमा समीक्षकों पर भी है। इसलिए सिनेमा के समीक्षा से जुड़े जो लोग हैं उनका दायित्व कुछ बड़ा है। उसको सिनेमा के संदर्भ में जो उसकी ऐतिहासिकता है, जो उसकी जो संस्कृति से उसके संबंध है, जो उसकी पूरी परंपरा है, उन सब चीज़ों को भी समीक्षा में लाना ही होता है। और केवल कला विधा के रूप में जो सिनेमा के उपकरण हैं, जो घटक हैं, जो अवयव हैं, उसी ताने बाने के आधार पर अगर समीक्षा की गई तो वह उतनी सम्यक समीक्षा नहीं है। खास करके तब जब सिनेमा अकादमिक डिस्कोर्स में बड़ी मजबूती से, बड़ी तेजी से आ रही है और उसका सौंदर्य और उसका शास्त्र गढ़ा जा रहा है, निर्मित हो रहा है। यही बात मुझे कहना है। निर्माताओं को और समीक्षकों को मेरी तरफ से एक आग्रह करना चाहते हैं, अनुरोध करना चाहती हूँ, आप सब जो है एक ऐसे दिशा दें कि समाज व्यवस्था में सकारात्मकता और गहनता, गंभीरता बढ़े, छोटेपन ना बढ़े। ये मेरा निजी एक अनुरोध है। चलिए का आभार व्यक्त करता हूँ और आयोजकों से कहता हूँ कि अब वो अपने अगले सत्र की तैयारी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।